अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि पीएचपी के ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं और ऑपरेटर्स को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं पीएचपी के अंदर। ऑपरेटर आपने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी नहीं है, वहाँ पर भी आपने ऑपरेटर्स पढ़े हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स का काम सेम ही होता है, बस क्या है कि आपने हर लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली उसको मतलब उसके सेंटेक्स के अकॉर्डिंग लिखना जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वर्किंग क्या होती है वो सेम होती है ऑपरेटर्स की, चाहे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में चले जाएँ। अब यहाँ पर पीएचपी के अंदर ऑपरेटर्स जो हैं, ऑपरेटर्स को हम परफॉर्म क्या करते हैं, कोई भी वेरिएबल्स और वैल्यू के दरमियान कोई भी ऑपरेशंस जो हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक आपने क्या करना है, दो नंबर्स को सम करके आप किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहे हैं, ठीक है, देन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, आप अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं आप, ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। दो वेरिएबल्स के दरमियान वैल्यूज़ का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, देन आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। आप कंडीशंस बनाना चाह रहे हैं एंड के साथ और के साथ, ठीक है, देन आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमारे पास और भी ऑपरेटर्स आपको नजर आएंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, ठीक है, आपने दो नंबर्स का कंपैरिजन करना है आपस में, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जो कि आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए, डिक्रीमेंट करने के लिए क्या यूज़ करना है आपने। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग को आप क्या उसमें यूज़ कर सकते हैं। अरेज ऑपरेटर्स होते हैं। सो इन सारे ऑपरेटर्स को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले मैं बात करूंगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं किस तरह से आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं पीएचपी के अंदर रहते हुए। सो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, ठीक है, जिनके ऊपर मैं क्या करने लगा हूँ, आज बात करने लगा हूँ, ठीक है। तो जस्ट हम इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑपरेटर्स की बात करेंगे हम और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, ठीक है। अब बात करते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, किस तरह से हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स को लेना है, ठीक है, जिनके थ्रू मैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकता हूँ। लाइक मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले दो वेरिएबल्स बना लेते हैं। एक को var1 कह रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको वैल्यू दे देते हैं 10 और इसी तरह से, और इसको वैल्यू मैं दे रहा हूँ 20, ठीक है। सो ये मेरे पास दो वेरिएबल बन गए। अब इनके ऊपर मैंने कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। सो मैं अलग से नहीं करूँगा, इको स्टेटमेंट के अंदर रहते हुए ही मैं यहाँ पर परफॉर्म कर दूँगा। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं एडिशन इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिएगा कि पीएचपी के बाहर आपने जब भी इको के अंदर यहाँ स्ट्रिंग लिखनी है, तो उसके बाद अगर आप कोई भी मतलब कि वेरिएबल्स को प्रिंट करना चाह रहे हैं, किसी रिजल्ट को इसके साथ कंकैटिनेट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है डॉट ऑपरेटर, ठीक है। डॉट के बाद यहाँ पर हम ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और इसके अंदर ही आप उन वेरिएबल्स का कोई भी जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, लाइक आपने प्लस करना है, माइनस करना है, डिवीजन करना चाह रहे हैं आप तो आप वो इसके अंदर ही क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। लाइक मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ var1 प्लस $var2 मेरे पास, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको अगेन कंकैटिनेट करवा देता हूँ मैं, ताकि मैं जो रिज़ल्ट होगा उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर मूव कर सकूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर आप देखिएगा कि ये एडिशन मैंने करवाई है दो नंबर्स की, ठीक है। इसको जैसे हम सम करेंगे एडिशन इक्वल टू 30, सो मेरे पास ये दोनों का आंसर यहाँ पर सेव हो गया। अब इसी तरह से मुझे इसको कॉपी करना है और यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए मुझे क्या करना है, जस्ट माइनस का साइन यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन आ गई मेरे पास। इसी तरह से आपको थर्ड वन ऑपरेटर अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं अरिथमेटिक का, वो हमारे पास क्या, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो ऑपरेटर आप यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टेरिक। स्टेरिक ऑपरेटर यहाँ पर आप यूज़ करेंगे, ठीक है। सो क्या होगा, मल्टीप्लाई आपके पास, ठीक है। इसी तरह से मैं डिवीजन करना चाह रहा हूँ, ओके, उसके लिए मुझे जस्ट यहाँ पर साइन यूज़ करना है, ठीक है। इसका रिजल्ट हम लास्ट पे देखते हैं इकट्ठा। इसी तरह से लास्ट वन हमारे फिफ्थ वन हमारे पास होता है मॉडुलस लेना चाह रहे हैं आप, यानी कि जिसको आप रिमाइंडर भी कहते हैं। अगर आपको वो लेना है तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, यहाँ पर परसेंटेज का ऑपरेटर, ठीक है। सो जो कि हमें क्या करता है, मॉडुलस निकाल के देता है। ओके, सिक्स्थ वन ऑपरेटर जो अरिथमेटिक का आप यूज़ करते हैं उसको आप कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या चीज़ होती है, पावर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। सो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ एक्सपोनेंट,
ठीक है। अब एक्सपोनेंट के लिए जो ऑपरेटर यूज़ होता है अरिथमेटिक का वो होता है डबल स्टेरिक। यहाँ पर आप डबल स्टेरिक यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, यानी कि 10⁻20 निकाल के दे रहा है। सो मैं यहाँ पर 10⁻2 कर देते हैं हम, ठीक है, ताकि ज़्यादा लंबा आंसर ना हो उसका। सो इसको आंसर देखते हैं यहाँ पर, ये देखिएगा उसने क्या किया, सारे मुझे अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है परफॉर्म करके दे दिए। इसी तरह एक्सपोनेंट को भी यहाँ पर उसने पावर निकाल कर दे दी है। अब लास्ट वन चीज़ ये कि आपने कोई भी, आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस का पता ही है, ठीक है, कि अगर आपने कोई एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है और आप उसमें ये सारे ऑपरेटर्स का कम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, सो आपको पता है डिमॉस के रूल के मुताबिक सबसे पहले डिवीजन होगी, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। और अगर आपने कुछ ब्रैकेट्स में लिखा है तो वो सबसे पहले परफॉर्म होगा, ठीक है। तो उसको आपने जहन में रखना है। तो ये थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, या इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को, ठीक है। अभी बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की, कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, किस तरह से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए क्या करना है, मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो इसी के अंदर यहाँ पर चेंजिंग करनी है। सो मैं इसको यहाँ पर एज इट इज़ रहने देता हूँ, और क्या करते हैं हम, इसके बाद इसको अगेन मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यही जो कोड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था हमारे एडिशंस के लिए। सो सबसे पहले तो इसको कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये मेरे पास आ गया कमेंट्स, और इसी कोड को मुझे क्या करना है, दोबारा से यूज़ करना है। सो मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये दो वेरिएबल्स हैं मेरे पास, war1 और war2। अब इनको मैं चेंज कर लेता हूँ, लाइक एक को a नाम दे लेते हैं और एक को b नाम दे लेते हैं, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इको और प्रिंट कर लेते हैं हम यहाँ पर। ओके, यहाँ पर जस्ट मैं लिख रहा हूँ असाइन। अब क्या कर रहे हैं हमने, यहाँ पर मैं जस्ट a की वैल्यू असाइन कर देता हूँ, ठीक है। या फिर हम जस्ट यहाँ पर ये कर देते हैं कि a को असाइन कर रहे हैं हम किसकी वैल्यू, $b की वैल्यू, ठीक है। अब ये सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर है कि आपने क्या किया, b की वैल्यू को किसको असाइन किया है, a को असाइन किया है, ठीक है। आपने यहाँ पर जस्ट हम रिफ्रेश करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है बाकी एरर्स हैं, क्योंकि हमने वेरिएबल्स के नाम चेंज किए हैं। सो यहाँ पर देखिएगा कि आपने क्या किया है, असाइन कर दिया है 2, यानी कि अब 2 वैल्यू असाइन हो गई है। 2 क्यों असाइन हुई है, क्योंकि b की वैल्यू हमने क्या दी हुई थी 2, और a को यहाँ पर हमने प्रिंट करवाया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट चलते हैं असाइनमेंट एडिशन के ऊपर ही, कि एडिशन करने के बाद आप किस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर एडिशन दो तरह से हो सकती है। या तो आप लिख दें, फॉर एग्जांपल a के अंदर मैं a और b की वैल्यू सम करके स्टोर करना चाह रहा हूँ, सो आप ये लिख सकते हैं a = a + b, ये भी लिखा जा सकता है। और दूसरा वे क्या होता है कि आप यहाँ पर जस्ट ये लिखते हैं a, प्लस के बाद आप डालते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पर आप लिख देते हैं b, ठीक है। अब इसका मतलब भी यही है, सॉरी मैं यहाँ पर इसको पहले कमेंट्स कर देते हैं ताकि हमें ये एरर मैसेज ना डिस्प्ले करे। ओके, अब इसका मतलब भी यही है कि a के अंदर क्या होगा, पहले एडिशन होगी b की वैल्यू, और फिर वो असाइन होगी कहाँ पर, एक और यहाँ पर क्या होगा, फिर वो डिस्प्ले होगा। सो रिफ्रेश करें, यहाँ पर देखें क्या हो गया, 4 डिस्प्ले हो गया। 4 क्यों डिस्प्ले हुआ है, देखिएगा a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 10। अब यहाँ पर मैं ये करने चाह रहा हूँ कि मैं इसको हटा देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि a के अंदर हम क्या करें, b की वैल्यू सम करने के बाद फिर a की वैल्यू को क्या करें, डिस्प्ले करें। सो उसके लिए हमें क्या करना होता है, लाइक मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ $a = अगेन हम लिखेंगे $a + $b, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब भी सेम एज इट इज़ यही है कि आप क्या कर रहे हैं, a के अंदर a की और b की वैल्यू को सम करने के बाद सेव कर रहे हैं। इसका दूसरा वे ये होता है कि आप यहाँ से ये प्लस $a को हटा दें, और असाइनमेंट से पहले जस्ट आप यहाँ पर डालें प्लस ऑपरेटर। अब इसका मतलब भी यही है, a के अंदर क्या होगा, सबसे पहले एडिशन होगी b की वैल्यू, और फिर वो क्या होगी, a में सेव होगी। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, $a, जस्ट हम यहाँ पर a को प्रिंट कर देते हैं जी। अभी यहाँ पर देखें तो आप 4 प्रिंट हुआ है। 4 क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखें हमने a की वैल्यू 10 दी हुई थी, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया था, a को b की वैल्यू असाइन कर दी थी, यानी कि 2 असाइन हो गया था a को। सो a की वैल्यू भी 2 थी और b की भी 2, यानी कि 2 + 2 = 4, यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ। अगर मैं इसको यहाँ पर कमेंट्स कर देता हूँ जो हमने ऊपर असाइन किया था, अब अगर रिफ्रेश करेंगे आप तो क्या प्रिंट होगा, 12, यानी कि 10 + 2 और वो 12 यहाँ पर आपके पास डिस्प्ले हो गया। अब इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, आप इसको डायरेक्टली उठाकर यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इसके अंदर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपने बाकी काम किया था। सो भी आप देखेंगे तो आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर रहेगा। अब इसी तरह से अब मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन चेक करनी है, ठीक है। सो मैं सब्ट्रैक्शन को हटाता हूँ और इसको
कॉपी करते हैं हम, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू में से, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, ठीक है, जो भी ए की वैल्यू होगी और यहाँ से उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम बी की वैल्यू को और फिर असाइन कर देंगे ए को, ठीक है। और फिर यहाँ पर लाकर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन होगी। इसी तरह से इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, आप मल्टीप्लाई में लेके जा सकते हैं इसको, ठीक है। सो यहाँ पर आप डालें मल्टीप्लिकेशन। अब क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी, जो आंसर होगा उसको फिर हम सेव करेंगे कहाँ पर, ए में, ठीक है। सो उसका आंसर यहाँ पर हमें वो डिस्प्ले करेगा 20, 10 टू 20, ठीक है। सो इस तरह से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं विद मॉडुलस भी, विद डिवीजन भी, विद एक्सपोनेंट भी, ठीक है। सो ये इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो यूज़ हो सकता है आपके कोड के अंदर। अच्छा जी, अभी हमने बात करनी है कंपैरिजन ऑपरेटर की। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, आपको पता है, दो वैल्यूज़ के दरमियान कंपैरिजन करना हो उसके लिए जो ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है। अब उसमें क्या है, आप काफ़ी सारे ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो आप वैल्यूज़ को मैच करने के लिए कि दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं या नहीं, तो आप डबल इक्वल यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर अगर आपने PHP के अंदर ये भी मैच करना हो कि दोनों वैल्यूज़ तो इक्वल हैं, क्या इनकी डाटा टाइप भी सेम है, तो फिर आप ट्रिपल इक्वल्स टू यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको आप आइडेंटिकल भी कहते हैं, ठीक है, ताकि हम ये देख सकें कि उनकी वैल्यूज़ तो सेम है लेकिन डाटा टाइप सेम है या नहीं। उसके बाद नॉट इक्वल का ऑपरेटर आप यूज़ करते हैं, ठीक है, कि वैल्यू दूसरे की इक्वल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप ग्रेटर देन और लेस देन की यूज़ करते हैं, ठीक है, कि वैल्यूज़ ग्रेटर देन और लेस देन है या नहीं है। और लास्ट वन आप क्या यूज़ करते हैं कि नॉट डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं, नॉट आइडेंटिकल, यानी कि उनकी क्या है कि डाटा टाइप आपस में मैच नहीं कर रही लेकिन क्या है वैल्यू सेम है। उसके अलावा आप यूज़ करते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। इसी तरह से लेस देन एंड इक्वल टू होना चाहिए कि वैल्यूज़ आपकी लेस भी है और उसके इक्वल भी है। सो बारी बारी उनको यूज़ करते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दो वैल्यूज़ पड़ी हैं, अब इन्हीं के अंदर मैं यूज़ करूँगा इनको। यहाँ से एक इको की स्टेटमेंट हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ इक्वल का। इक्वल स्टेटमेंट को, मैं इक्वल के ऑपरेटर को आप किस तरह से यूज़ करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर इक्वल के फौरी बाद ब्रैकेट में उस ऑपरेटर का साइन भी लिखता जाता हूँ ताकि आपको पता चले। सो सबसे पहले इक्वल के लिए आप यूज़ करते हैं डबल इक्वल टू, ठीक है। अब डबल इक्वल का आप किस तरह से यूज़ करेंगे, इसको हम हटा देते हैं। यस, डबल इक्वल के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले, आपको पता है जब भी आपने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करने होते हैं तो आपको इफ़ कंडीशन यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। इफ़ एल्स के अंदर रहते हुए आपको पता चलता है कि वाकई ये मैच कर भी रहे हैं या फिर नहीं मैच कर रहे आपस में। सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक इफ़ की स्टेटमेंट बना लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे कि हमारा $A जो है अगर वो बराबर है किसके, $B के, ठीक है, देन हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम इको करवा देते हैं और उसमें कह देते हैं बोथ आर इक्वल, ठीक है। सो इसको ज़रा रन करते हैं। यहाँ पर देखें कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या है, हमने इक्वल ऑपरेटर यूज़ किया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने कुछ भी यहाँ पर प्रिंट नहीं किया, ठीक है। क्यों नहीं प्रिंट किया, क्योंकि हमने एल्स स्टेटमेंट नहीं बनाई थी और इक्वल नहीं है दोनों, ठीक है। ओके, अब जैसे ही ये होगा इसके बाद हम एक ब्रेक स्टेटमेंट भी डाल देते हैं ताकि ये हमें पता चले। इसी तरह से मैं एल्स बना रहा हूँ और यहाँ पर इको कर देते हैं नॉट इक्वल, ठीक है। अभी देखिएगा, अब हमने क्या किया, उसने यहाँ पर मुझे बताया कि ये क्या है, नॉट इक्वल है, आपस में इक्वल नहीं है। अब देखिएगा, मैं इनको कर देता हूँ बिल्कुल इक्वल, ठीक है, बोथ आर इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे मैं एक को कर देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। अब चेक करें, अभी भी वो कह रहा है कि बोथ आर इक्वल, ठीक है, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर ये चीज़ चेक नहीं हो रही कि इनकी डाटा टाइप क्या है, एक स्ट्रिंग है और एक क्या है, इंटीजर है मेरे पास, ठीक है। लेकिन ये डबल इक्वल का जो ऑपरेटर है ये फिर भी मुझे चेक करके क्या बता रहा है कि बोथ आर इक्वल्स। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम ऑपरेटर चेंज करते हैं, लाइक मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, अब इक्वल नहीं बल्कि हम आइडेंटिकल को यूज़ करते हैं, ठीक है। कि आइडेंटिकल ऑपरेटर कौन सा होता है, आइडेंटिकल के लिए जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर वो होगा हमारे पास, सॉरी, ट्रिपल इक्वल टू, ठीक है। ये ऑपरेटर हमारे पास क्या करेगा, आइडेंटिकल का बताएगा। अब इसी तरह हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ट्रिपल इक्वल। अब देखिएगा नॉट इक्वल, नॉट इक्वल क्यों है, क्योंकि देखें वैल्यूज़ तो सेम हैं लेकिन ये डाटा टाइप भी चेक कर रहा है, दोनों की डाटा टाइप क्या है, डिफरेंट है। तो ये मुझे बता रहा है कि ये इनकी वैल्यूज़ इक्वल है लेकिन डाटा टाइप इनकी सेम नहीं है। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं आपका, ठीक है, नॉट इक्वल के ऑपरेटर की तरफ।
नॉट इक्वल। नॉट इक्वल के लिए आप कौन सा साइन यूज़ करते हैं, आपको पता है, नॉट का एंड देन इक्वल टू का, ठीक है। सो इसी तरह से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे नॉट इक्वल, और इधर से मैं वैल्यू रख देता हूँ 5। देखें अब उसने मुझे बताया कि बोथ आर इक्वल, ठीक है। बोथ आर इक्वल क्यों बताया उसने मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये बताया कि ये कंडीशन मेरी तब चलेगी जब ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए और वो बी के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो उसने मुझे क्या बताया, बोथ आर इक्वल्स। तो यहाँ पर मुझे डिस्प्ले भी कर दिया बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम इसको कर देते कि अगर तो ये इक्वल नहीं होंगे तो फिर यहाँ पर ये प्रिंट होना चाहिए नॉट इक्वल, तो फिर मैं उसको यहाँ पर प्रिंट करता, ठीक है। सो फिर मुझे वो रिजल्ट यहाँ पर रिटर्न करता। इसी तरह से नॉट इक्वल के लिए आप एक और भी साइन यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम कुछ ये कहते हैं, इसको भी हम क्या कहते हैं, ये नॉट इक्वल का साइन है। अभी देखिएगा रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बोथ आर इक्वल, वही उसने मुझे बताया कि बोथ आर इक्वल, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। अब अगर मैं इनको इक्वल करता हूँ तो अभी क्या प्रिंट करेगा, ये नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है। क्यों नॉट इक्वल प्रिंट किया, क्योंकि मैंने कंडीशन ऊपर गलत लगाई हुई है। इस कंडीशन को मुझे रिवर्स करना है या तो, ताकि ये नीचे वाली कंडीशन पर आए। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं, हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास नॉट आइडेंटिकल का, ठीक है। नॉट आइडेंटिकल को अभी हमने नहीं देखा, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं आप, नॉट एंड देन नॉट ऑपरेटर और ट्रिपल इक्वल टू, ठीक है। अब ये क्या करता है, सॉरी ट्रिपल डबल इक्वल टू। अब ये मुझे बताएगा कि ये आइडेंटिकल हैं या फिर नहीं है। आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि एक ही डाटा टाइप चेंज कर देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर मैं इसमें लिख देता हूँ 10, वही बात। आप देखें बोथ आर इक्वल्स, ठीक है। बोथ आर इक्वल्स क्यों, क्योंकि अगेन कंडीशन हमारे पास रिवर्स है। नॉट ऑपरेटर के अंदर हमारे पास ये वाली कंडीशन यहाँ पर प्रिंट होनी चाहिए थी, लेकिन हमने नहीं की भी। अच्छा जी, इसी तरह से अब ग्रेटर देन की वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन ऑपरेटर हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जस्ट आप ये लिखेंगे, अगर तो ए ग्रेटर है बी से, देन क्या हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होगा, सो बी की वैल्यू हमारे पास ये रही। बोथ आर, यहाँ पर हम लिख देंगे ए इज़ ग्रेटर, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉट ग्रेटर। सो वे प्रिंट करें ए इज़ ग्रेटर, ठीक है। ए की वैल्यू ग्रेटर होगी मेरे पास। इसी तरह से लेस देन के लिए आप कौन सा यूज़ करते हैं, एंगल ब्रैकेट लेस देन के लिए होगी हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से आप एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। सो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के लिए जो आपने ऑपरेटर यूज़ करना है वो होगा हमारे पास, लाइक मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अब ये बताएगा कि ए ग्रेटर तो है, ठीक है। अगर अब मैं इसको बी के इक्वल भी कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है ए इज़ ग्रेटर, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर यही प्रिंट किया। हालांकि ग्रेटर नहीं है बल्कि क्या इक्वल है, क्योंकि हम यहाँ पर डबल चेक कर रहे थे कि ग्रेटर भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। इसी तरह से आप लेस देन चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी आप रन करेंगे ए इज़ ग्रेटर, क्यों ग्रेटर है, क्योंकि लेस देन नहीं है, इक्वल तो हैं दोनों, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे डिस्प्ले करेगा। सो ये होते हैं आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स जिनको आप यूज़ करते हैं पीएचपी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरह से हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, सो उन पर थोड़ी सी डिबेट कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिएगा मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, इसी को नाम दे देते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ओके, इनको मैं जस्ट एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ। यस, ये आ गया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स मेरे पास। अब इनके अंदर क्या करना है मुझे, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते क्या हैं, आपने पढ़ा हुआ है। इंक्रीमेंट दो तरह से होती है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। इसी तरह से डिक्रीमेंट जो है वो प्री डिक्रीमेंट होगी और पोस्ट डिक्रीमेंट होगी। दोनों में क्या फ़र्क होता है, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक सो बी को भी रहने देते हैं। ए दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, मैं जस्ट ए को लेकर चलूँगा, ठीक है। ए की वैल्यू है 10 मेरे पास। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं बात करूँगा प्री इंक्रीमेंट की। प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, मैं सबसे पहले यहाँ पर इको करवाता हूँ और इधर हम प्रिंट करते हैं वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू, और उसके बाद मैं डॉट ऑपरेटर के साथ यहाँ पर ए की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है मेरे पास 10। इसको हम नेक्स्ट लाइन पे भी शिफ्ट कर देते हैं। सो मैं यूज़ करूँगा डॉट और देन स्ट्रिंग है हमारे पास, ठीक है, और बी आर सॉरी
जी, ये मेरे पास आ गया वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें इंक्रीमेंट करने लगा हूँ। इंक्रीमेंट के अंदर भी क्या करना है मुझे, मैं प्री इंक्रीमेंट करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लस प्लस और इसके अंदर हम कर देते हैं डॉलर साइन ए। अब इसका क्या मतलब है कि ए के अंदर मैंने एक इंक्रीमेंट किया है, ठीक है, और फिर ए की वैल्यू को डिस्प्ले किया। लाइक ये देखिएगा, ए में क्या हुआ, इंक्रीमेंट, और उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। लेकिन ये था प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में यही होता है, ए में पहले इंक्रीमेंट हो जाता है, फिर हम उसकी वैल्यू यहाँ पर लाकर क्या कर देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं। और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है कि इसी प्लस प्लस को मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा मैं इसको डायरेक्टली इधर ही कर रहा हूँ। ठीक है, ए प्लस प्लस, ए की वैल्यू 10 है। अब यहाँ पर क्या डिस्प्ले होना चाहिए, होना तो 11 डिस्प्ले चाहिए, लेकिन मैंने यूज़ किया पोस्ट इंक्रीमेंट। इसका मतलब ये कि ए की वैल्यू 10 पहले प्रिंट होगी और इंक्रीमेंट उसके अंदर बाद में होगा। ठीक है, लाइक ये देखिएगा, ए की वैल्यू क्या प्रिंट हुई है, 10, हालांकि यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट भी किया है, ये था पोस्ट इंक्रीमेंट। अब इसी इको को अगर मैं दोबारा से इको करवाता हूँ ए को, ठीक है, और इसके अंदर जस्ट हम लिख देते हैं डॉलर साइन ए। अब देखिएगा, ए की वैल्यू पहले 10 प्रिंट हुई, फिर क्या प्रिंट हुई है, 11 प्रिंट हुई है। ठीक है, यानी कि ये था पोस्ट इंक्रीमेंट, पहले वैल्यू डिस्प्ले होगी, फिर उसका क्या होगा, इंक्रीमेंट डिस्प्ले होगा। ठीक है, सो यहाँ पर एक ब्रेक दे देते हैं ताकि हमें ये क्लियरली पता चले। ये देखिएगा 11 प्रिंट हुआ। ठीक है, सो ये जितने भी ब्रेक्स हैं ये मैं कट कर कर यहाँ पर दे रहा हूँ। अब ये हमें क्लियर पता चल रहा है। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ ए बाद में हमारे पास क्या है। अब इसी तरह से मैं चलता हूँ डिक्रीमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाता हूँ प्री डिक्रीमेंट। सो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ माइनस माइनस। ठीक है, अब देखिएगा ए की वैल्यू 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 है। ठीक है, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्री डिक्रीमेंट के अंदर वो पहले ही डिक्रीमेंट कर देता है। इसी तरह से अगर पोस्ट डिक्रीमेंट की बात करेंगे आप, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ ए माइनस माइनस। अब क्या होगा, ए की वैल्यू पहले प्रिंट होगी और सेकेंड टाइम क्या होगा, डिक्रीमेंटेड वैल्यू जो है वो मेरे पास प्रिंट होगी। ठीक है, सो ये होते हैं हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ओके, अभी हम बात करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो लॉजिकल ऑपरेटर्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं। मैं इसको ही कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर आते हैं हम, पेस्ट एंड देन इसको हम थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, अब देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर आपने पढ़ा है एंड ऑपरेटर होगा, और ऑपरेटर होगा, एक्स और ऑपरेटर आप यूज़ करेंगे। ठीक है, नॉट ऑपरेटर होगा हमारे पास, और उसके बाद हम यूज़ करते हैं एंड और की एक सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे कि किस तरह से हम उन्हें दोनों को दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एंड ऑपरेटर की। ठीक है, अब एंड ऑपरेटर में मैं यहाँ पर एक दो वेरिएबल्स बना रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर बना लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ v1 इज इक्वल टू, इसको मैं कह देता हूँ ट्रू। ठीक है, और इसी तरह से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ v2 और इसको कह देता हूँ फॉल्स। ठीक है, सो ये दो ऑपरेटर मैंने यहाँ पर बना लिए। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पर कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, जिसमें मैंने ये बताना है कि ये दोनों वेरिएबल्स कब वैल्यू ट्रू रिटर्न करेंगे या मेरी कंडीशन कब एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ और यहाँ पर यूज़ करते हैं इफ़ डॉलर v1। ठीक है, एंड का ऑपरेटर मैंने यूज़ करना है। एंड के लिए अब आपके पास चॉइस है, आप एंड ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, आप एंड का जो कीवर्ड है वो भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एंड, ये कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉलर साइन v2, और अब इसके अंदर हमें जस्ट क्या करना है, इको, और इसमें मैं क्या करता हूँ, बोथ आर ट्रू। ठीक है, और एल्स में यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ इको नॉट ट्रू। ठीक है, ओके, और यहाँ पर मुझे थोड़ी सी ब्रेक स्टेटमेंट्स भी देनी है ताकि नीचे वाला जो मेरा कोड है वो थोड़ा सा नीचे मूव कर ले। जी, यहाँ पर देखिएगा कि अब जैसे मैंने लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया, लिखा है नॉट ट्रू। नॉट ट्रू, एंड ऑपरेटर हमेशा रिटर्न तब वैल्यू करेगा जब दोनों क्या होंगे, ट्रू होंगे। ठीक है, कोई एक भी फॉल्स होगा तो ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर दोनों को ट्रू किया है। अब चेक करें, बोथ आर ट्रू। ये इस तरह एंड ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान आप यहाँ पर अलग कंडीशन बना सकते हैं, यहाँ पर अलग कंडीशन बना सकते हैं। ठीक है, मैंने समझाने के लिए दो वेरिएबल्स यूज़ किए हैं। अब इसी तरह हम एंड ऑपरेटर को एक दूसरे तरह यूज़ करते हैं ऑपरेटर्स के साथ। ये भी बिल्कुल एंड को ही शो कर रहा है आपके सामने। यहाँ पर देखें आंसर सेम है। ठीक है,
अब आते हैं और ऑपरेटर की तरफ। और के लिए आप और का कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, मैं एक को फॉल्स भी कर देता हूँ। ये ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। देखें बोथ आर ट्रू। अब जब तक के दोनों फॉल्स नहीं होंगे तब तक हमारे पास नॉट ट्रू ये डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। ये देखें नॉट ट्रू। अब क्या हुआ, दोनों ये फॉल्स हो गए थे तो उसने मुझे प्रिंट कर दिया नॉट ट्रू। अब इसी तरह से और ऑपरेटर की जगह पे आप इसका ऑपरेटर साइन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये भी आप देखेंगे क्या करेगा, बिल्कुल वैल्यू सेम देगा। सो ये दोनों तरह से आप और ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम यूज़ करते हैं एक्स और। इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों में से ट्रू रिटर्न तब करेगा जबकि बी या ए में से कोई एक भी ट्रू होगा, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। लाइक देखें मैंने एक को यहाँ पर दोनों को फॉल्स किया हुआ है, ठीक है। अब आप करें नॉट ट्रू, ठीक है। किसी एक को भी ट्रू कर दें तो ये क्या करेगा, हमें बोथ आर ट्रू रिटर्न कर देगा। यानी कि बिल्कुल और ऑपरेटर की तरह जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यूज़ होता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का मतलब ये होता है, देखिए मैं यहाँ पर खाली एक वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ और इसके साथ मैं यूज़ कर देता हूँ नॉट ऑपरेटर, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो ये इसको क्या करेगा, ये चेक करेगा कि इसकी वैल्यू ट्रू है तो बल्कि क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए। यानी कि ट्रू है तो फॉल्स होनी चाहिए। अगर फॉल्स आ रही है तो क्या होनी चाहिए थी, ट्रू होनी चाहिए। यानी कि इसने रिवर्स करना है वैल्यू को। यहाँ पर देखें नॉट ट्रू, हालांकि ये ट्रू आ रही थी, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, क्या होनी चाहिए थी, फॉल्स होनी चाहिए थी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बोथ आर ट्रू, क्योंकि इसने क्या किया हुआ था कि रिवर्स वैल्यू ही आनी चाहिए थी, यानी कि नेगेटिव होना चाहिए था। सो ये थे हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स जिनको आप यूज़ कर सकते हैं PHP के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर को हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए जितना भी हमने काम किया था, ये हमने क्या किया था, एक स्ट्रिंग यूज़ की थी। उसके बाद मैं उसमें कोई वैल्यू कंकैटिनेट करने जा रहा हूँ तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा था डॉट ऑपरेटर, ठीक है। सो उसको हम कंकैटिनेशन के लिए यूज़ करते हैं स्ट्रिंग्स की, क्योंकि ये भी देखिए मेरे पास स्ट्रिंग है, ये भी मेरे पास स्ट्रिंग है। दोनों स्ट्रिंग के दरमियान आपने कोई वैल्यू कंकैटिनेट करनी है तो मैंने क्या यूज़ किया, डॉट ऑपरेटर, ठीक है। सो ये होता है, इसको हम कहते हैं, ये क्या हमारे पास स्ट्रिंग ऑपरेटर है, ठीक है। अभी देखते हैं अरे ऑपरेटर क्या होता है। तो ये कुछ ऑपरेटर्स थे हमारे PHP के अंदर, ठीक है, जिनको हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट्स को आप किस तरह से यूज़ करते हैं और लूपिंग जो है PHP के अंदर वो किस तरह से काम करती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।